तुम्हारे ओ पीराए एक दिन पास आए, बोले कछु न सोहाए, कहीं लगे नहीं अब जी। तुम्हारे ओ पीराए एक दिन पास आए, बोले कछु न सोहाए, कहीं लगे नहीं अब जी। सबके हुए हैं ब्याह, हम भर रहे आह, सूझे नहीं राह, ताना मारती है फौजी। क्या बात। ओ सोते बोते कोई अपना ना यहाँ कोई नहीं बनती रसोई, रोटी दाल और सब्जी। मैंने कहा सीमा पार से आए, सीमा दो चार खेलने लगो तुम यार, हरे नाथ पबजी। बहुत बढ़िया। और पढ़ता हूँ भाई साहब, और मैंने कहा कि व्यंग वो होता है जब आप अंतिम शब्द सुने। यहाँ किसका वाहन क्या है भाई साहब? मैं एक जनरल नॉलेज का छंद पढ़ना चाहता हूँ। किस देवता का वाहन क्या है आप देखिए कि भगवान विष्णु का है वाहन गरुड़, किंतु भगवान विष्णु का है वाहन गरुड़, किंतु चूहा है गणेश का व बैल भोलेनाथ का। भगवान विष्णु का है वाहन गरुड़, किंतु चूहा है गणेश का व बैल भोलेनाथ का। ओ कुत्ता काल भैरव का, ऐरावत इंद्र का, भैंसा यमराज जी का, दिन का बारात का। ओ शारदे का वाहन धवल हंस, लक्ष्मी का वाहन उलूक धन संपदा के साथ का। बुआ की साइकिल, बुआ जी का हाथी पर, हरे नाथ बुलडोजर बाबा योगीनाथ। बहुत बढ़िया। और एक छंद और याद आ गया भाई साहब, वही कहावत है नाचना अबे आंगन टेढ़ा। कुछ लोग विरोधी, अभी 2024 का चुनाव होने दो भाई साहब, और बीजेपी की सरकार बहुत बहुमत से आ गई तो लोग कहेंगे ईवीएम गड़बड़ करा दिया साहब। ये कहते हैं, होता कुछ नहीं है। पिछले दिनों अपनी उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ सुनील भाई, और बहुत बहुमत से बाबा की सरकार आई, रिटर्न हुई, लेकिन कई महत्वपूर्ण सीटें हार गए बीजेपी वाले, जैसे उप मुख्यमंत्री की सीट हार गई थी। मैंने वहां पूछा कार्यकर्ताओं से कि आप कैसे हारे, तो तर्क क्या दिया भाई साहब देखिए। कि मैंने कहा सारी सीटें जीते तो मैं हार गए, बोलो क्या तुम बैठे बैठे भाड़ झोंकते रहे। मैंने कार्यकर्ताओं से कहा, मैंने कहा सारी सीटें जीते तो मैं हार गए, बोलो क्या तुम बैठे बैठे भाड़ झोंकते रहे। वह बोले लोगों ने यह कह के मिस गाइड किया, ईवीएम हैक हुई सब झोंकते रहे। और कोई भी बटन दाबो वोट पड़े फूल के, ऐसी है व्यवस्था यही हम सोचते रहे। होके निश्चिंत इसीलिए हर नाथ हम उल्टे सीधे बटनों में वोट ठोक दे रहे। बहुत बढ़िया। और एक छंद और याद आ गया भाई साहब, स्वागत। यहाँ जलवे किसके हैं आप देखिए। कोई कहता पुरुष के, कोई कहता नेताओं के, असली जलवे किसके आप देखिए। और अभी पिछले दिनों अयोध्या में आपने देखा होगा दीपावली पर जाने 13 लाख जाने कितने दीपक जले थे, विश्व कीर्तिमान बना था। देखें आप कि अयोध्या में दीपावली, मथुरा में कृष्ण जन्म, अयोध्या में दीपावली, मथुरा में कृष्ण जन्म। धार्मिक उत्सवों की धूम यहाँ नृत्य है, और यूपी सरकार का बजट आधे से अधिक आज साधु संतों व महंतों के निमित्त है। और एक दूजे के विरोधी बुआ बाबा डीजे मिले, बिछड़े तुरंत राजनीति भी विचित्र है। और जब से बना है यहाँ बाबा एक मुख्यमंत्री, तब से यहाँ पे बसे बाबाओं की चित्त है। छंदों की श्रृंखला का एक अंतिम छंद पढ़ता हूँ मित्रों, लेखपाल के हवाले से पढ़ता हूँ। लेखपाल की आपको समर्पित करता हूँ आपकी जनसेवा के नाम साहब छंद पढ़ता हूँ। जब एसडीएम के नाम छंद पढ़ा तो भाई साहब लेखपाल के नाम एक कुत्ता भौंकता था एक लेखपाल को, एक कुत्ता भौंकता था एक लेखपाल को, लेखपाल घर से निकल भी ना पाता। और कुत्ता ना निकलने देता, भौंकता बहुत, लेखपाल
लेखपाल जब भी तहसीले आता जाता, एक दिन होके परेशान लेखपाल बोला, साला बेवजह रोज भौंकता गुर्राता। ओ कर तेरे नाम होती 2-4 बीघे भूमि, लेखपाल क्या होता है फिर मैं बताता। बहुत बढ़िया। ग्राम समाज की हो जाती है। मैं एक दो छोटे छोटे व्यंग और निवेदन करता हूँ भाई साहब, जिनसे हम अपेक्षा करते हैं कि ये हमारे समाज का मार्गदर्शन करेंगे। जब उनके कारनामे समाज के सामने आते हैं भाई साहब, तब व्यंग लिखना पड़ता है। व्यंग का वजन देखिए, विशुद्ध व्यंग पढ़ता हूँ कि एक 4 साल के बालक ने, एक 4 साल के बालक ने अपने ही दोस्त का मर्डर किया। कहाँ पहुंच गया हम 4 साल का बच्चा मर्डर करता है कि एक 4 साल के बालक ने अपने ही दोस्त का मर्डर किया, फिर जाकर कोतवाली में सरेंडर किया। कोतवाल ने पूछा, क्या उस लड़के ने तुम्हारे साथ कोई अभद्रता की थी? लड़का बोला, हाँ उसने मुझे गाली। लड़का बोला, जी हाँ उसने मुझे गाली दी थी जो मुझसे सहन नहीं हुई, हालांकि उस गाली में मां बहन नहीं हुई। कोतवाल ने कहा, तो फिर क्या उस लड़के ने तुम्हें नीच, कमीना, चोर या डाकू कहा था? लड़का बोला, नहीं उसने मुझे आसाराम बाबू कहा था। अरे मुझे आसाराम क्या कहने वाले, वाह क्या प्रतीक। और भाई साहब आपकी बात की तो एक जने बाबा जी और याद आ गए। हम प्रत्येक घंटे पर समाचार सुनते हैं कि देश में क्या हो रहा, और बाबा जी आ जाते हैं साहब, यूट्यूब करते हैं। अब हम नाम नहीं लेंगे, नहीं कर आप लोग कहेंगे कि बाबा रामदेव की बात करते हैं। सही नहीं नाम लिया। पिछले दिनों बाबा जी बड़े टेंशन में, जब मैं हरिद्वार गया, बाबा जी बोले मैं बड़े टेंशन में हूँ। मैंने क्या हो गया बाबा जी? बोले एक दिन पढ़ा था कि मोदी का एक सूट 56 करोड़ में नीलाम हुआ। मैंने कहा तो VIP लोगों के होते ही इसमें टेंशन वाली क्या बात? बोले वही तो टेंशन है, काश हमारा भी होता तो हम भी समाचार की सुर्खियां बन जाते। मैंने कहा बाबा जी आपका उनसे भी महंगा नीलाम होगा, करो तो। अरे बोले हमारा कहाँ से होगा, ये अचला लपेटते हैं। हमने कहा नहीं नहीं बाबा जी वो सूट नीलाम करो जो रामलीला मैदान से पहन के। तब एक छोटा सा व्यंग पढ़ता हूँ भाई साहब कि अनशन करके बाबा रामदेव जी ने जब उनकी सरकार को छेड़ा, तो उनके इशारे पर पुरुष ने उन्हें मंच से खदेड़ा। बाबा ने मंच से लगाई छलांग, बाबा ने मंच से लगाई छलांग, और एक लड़की का सलवार सूट मांग उसको पहन उसी के दुपट्टे को ओढ़ा। तभी एक दरोगा उनकी तरफ दौड़ा, बोला तुम्हारा नाम क्या है बेबी? बाबा रामदेव बोले रामदेव। रामदेवी। दरोगा बोला तुम्हारा नाम क्या है बेबी? बाबा जी बोले रामदेवी। वो बोला फिर तुम्हारे चेहरे पर ये दाढ़ी और मूंछ? बाबा बोले दरोगा इस विषय में मत पूछ, इस विषय में मत पूछ। दरअसल में इसी बाबा का बताया एक बाल बढ़ाने वाला योग करती रही हूँ, बैठी बैठी हाथों के नाक को रगड़ती रही हूँ, और इस योग में मैंने कुछ ज्यादा ही ऊर्जा लगाई है। इससे सर के बाल तो छोड़ चेहरे पर भी दाढ़ी और भाई साहब एक छोटा सा व्यंग और याद आ गया। स्वागत है। हमारी सरकारें, रोहित भाई साहब बैठे हैं, सुनील जी बैठे हैं, कितने शासकीय कार्यक्रम चल रहे हैं गरीब को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने के लिए। लेकिन सच्चाई ये है मित्रों कि गरीब जहाँ खा इसका मूल कारण ये है कि इतने अच्छे कार्यक्रम सरकार और शासन द्वारा चलाए जाते हैं जिनका लाभ पात्र व्यक्ति तक बहुत कम पहुंच पाता और अपात्र लोग लाभ देते हैं। हमारे यहाँ तो 20-20 साल के नौजवानों को वृद्धावस्था पेंशन मिलती है। अरे वाह। अब नाम नहीं लेंगे, ये कवि है भाई साहब, हमारे बहुत खास है। अभी परसों हमारे साथ थे कवि सम्मेलन में, उनकी पत्नी तो साहब विधवा पेंशन ले रही।
भाई साहब पात्रता के चयन में केवल हमारे अफसर लोग भूल नहीं करते, एक ऊपर जो बैठे होते हैं बड़े बड़े लोग वे भी भूल करते हैं पात्रता के चयन में। मुझे याद आता है काफी दिन पहले हमारे यहाँ एक सरकार थी भाई साहब, उन्होंने एक बहुत अच्छे फिल्म स्टार हैं अमिताभ बच्चन जी, उन्हें सबसे बड़े किसान होने का सर्टिफिकेट दिया और एक गांव में अच्छी जमीन का पट्टा भी दिया था भाई साहब, जबकि मैंने बच्चन जी को साहब फिल्म में तक सहयोग दे देखा भाई साहब। आप ही बताइए क्या एक पात्र व्यक्ति को योजना का लाभ कहलाया? क्या बात है, क्या बात। किसी गरीब को इस योजना का लाभ दिया होता तो उसके परिणाम सामने आते। तब व्यंग पढ़ता हूँ भाई साहब कि एक दिन मेरी पत्नी बाजार से चमचमाती हुई दाल लाई, एक दिन मेरी पत्नी बाजार से चमचमाती हुई दाल लाई, कुकर में डालकर उसे चूल्हे पर चढ़ाई, लेकिन आश्चर्य कि 6 घंटे हो गए दाल पकने को भी ना। हम कुकर की सीटियां सुनकर अपने कान मूंद रहे थे, भूख से पेट में चूहे गूंज रहे थे। तो मैंने कहा मैडम ये जो तुम दाल पका रही हो ये दाल की कौन सी नस्ल है? बोली चुपचाप देखते रहो, ये अमिताभ बच्चन के खेत की फसल है। वाह 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 वाह, क्या व्यंग है, वाह हाय हाय। भाई साहब अंतिम व्यंग देकर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ। स्वागत है। मैं चूंकि श्रीनगर जहाँ पर इतने प्रबुद्ध श्रोता बैठे भाई साहब, मैंने केवल विश्व में एक देश के आगे श्री लगा हुआ देखा, श्रीलंका, और यहाँ देहाती क्षेत्रों में केवल एक गांव के आगे श्री लगा हुआ देखा, श्रीनगर। और श्री कब लगता है? वहाँ सीता जी जो लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती है, श्री रहती है वहाँ, इसलिए श्रीलंका पड़ा। और यहाँ भी निश्चित ही घर घर में लक्ष्मी बसती है, इसलिए श्रीनगर का नाम भी श्रीनगर है। तो वाह 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 वाह। यहाँ उस संस्कृति, भारतीय संस्कृति क्या थी हमारी, हमारा साहित्य क्या था, मैं उस व्यंग को पढ़ना चाहता हूँ जिस व्यंग पर मुझे कन्याकुमारी के नागरकोविल में उस समय की लोकसभा की अध्यक्ष मीरा कुमार ने सम्मानित किया था। तो मैं वो अंतिम व्यंग, भाई साहब मेरे देश का साहित्य क्या था? हम आदरणीय सुनील दीक्षित जैसे साहित्यकारों से चले थे, रंग दे बसंती चोला बंदे मातरम, जहाँ डाल डाल कर सोने की चिड़िया करती है। और आज कैसा साहित्य परोसा जाता है। अभी एक दिन तो गीत आ रहा था भाई साहब टीवी पे, खींच मेरी फोटो तू खींच मेरी फोटो, तू खींच मेरी फोटो किया, कुछ नहीं हुआ भाई साहब पूरे गाने भर फोटो खींचती रही। न साहित्य, न शिक्षा, न संगीत, ये साहित्य नहीं था मित्रों हिंदुस्तान का, और न ये संस्कृति थी जो आज संस्कृति में यहाँ पर परोसी जा रही है। हमें तो याद आता है पिछले दिनों भाई साहब जब हम गोवा कवि सम्मेलन पढ़ने गए, हमारे मित्रों ने कहा चलो बागा बीच घूम के आते हैं। हम लोग बागा बीच की तरफ गए मित्रों, एक 20-22 वर्ष का नौजवान हमारे सामने से निकला, जीन्स का पैंट, नीली टी शर्ट, आंखों में काला चश्मा, तेज चलता हुआ निकल गया। पीछे से एक खट्टे खट्टे और सज्जन आए भाई साहब, वो भी जीन्स का पैंट टी शर्ट पहने थे, हमारे पास आके खिड़के बोले भाई साहब आपने मेरी रेखा को तो नहीं देखा? मैंने कहा भाई साहब मैं क्या जानूं कौन रेखा, परदेसी बहुत दूर से आया हूँ। बोले मेरी लड़की थी अभी नाराज होकर के निकल गई। मैंने कहा भाई साहब लड़की तो नहीं निकली, एक लड़का जरूर निकल गया। बोले कैसा था? मैंने कहा जीन्स का पैंट, नीली टी शर्ट, आंखों में काला चश्मा। बोले कोई तो रेखा थी किस तरह की? मैंने कहा भाई साहब सामने गई, 10-15 कदम गए, पुनः लौट के आ गए। बोले रेखा तो आ जाएगी, आप बताओ कि आप कहाँ से आए हैं? मैंने कहा भाई साहब बुंदेलखंड के झांसी से आया हूँ। बोले तो बुंदेलखंड वासियों को, झांसी वासियों को शर्म नहीं आती? तो मैं शर्म आनी चाहिए। मैंने कहा भाई साहब मुझे क्यों शर्म आए? मुझे तो अपने आप पर गौरव महसूस होता है, क्योंकि मेरे यहाँ
यहाँ रानी झांसी हुई है, मेरे यहाँ उपन्यास सम्राट डॉक्टर वृंदावन लाल वर्मा हुए हैं, हमारे यहाँ हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद हुए हैं। मुझे अपने आप पर फक्र महसूस होता है, मुझे शर्म क्यों आए? बोले तुम्हें इस बात के लिए शर्म आनी चाहिए कि तुमने लड़की और लड़के को नहीं पहचान पाए। हमने कहा भाई साहब आपकी लड़की है, शर्म मुझे नहीं, आपको आनी चाहिए। अरे आप कैसे उस लड़की के पिता हैं जो अच्छी भली लड़की को वेशभूषा से लड़का बना दिया? शर्म मुझे नहीं, आपको आनी चाहिए, क्योंकि आप उसके पिता हैं। और नाराज हो गए, हमारी तरफ झपटे, बोले क्या कहते हो पिता है, मैं तो उसकी माँ हूँ। और जब ये संस्कृति का स्वरूप देखा मेरे को तब व्यंग लिखा। हमारे बहुत अच्छे मित्र एक्सपायर हो गए, हमारा उनका साथ साथ एक्सीडेंट हुआ था मित्र, उन्होंने व्यंग लिखा था कि यदि आज के दुशासन से कहा जाए कि मुंबई जाओ और वहां तुम्हें कोई द्रौपदी नजर आए तो उसके तन से चिन्ह हरण करके ना हो, तो द्रौपदियां तो सैकड़ों मिलेंगी लेकिन तन पर चीज नहीं मिलेगा, तो क्या हरण करेगा? लेकिन मित्रों व्यंग क्या होता है? व्यंग ऐसी द्रौपदी का भी चीर हर सकता है जिसके तन पर चीर ना हो। तब मुझे मीरा कुमार जी ने सम्मानित किया था। मैंने स्वप्न के माध्यम से व्यंग लिखा। साहित्य को पर चोट की गई, ये हमारा साहित्य नहीं था, ये हमारी संस्कृति नहीं थी। एक बहुत अच्छी नायिका मल्लिका शेरावत, मैं उनकी कला की कद्र करता हूँ, लेकिन संस्कृत के प्रति जो उनका आचरण है मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ। मैंने उस पात्र को लेकर के व्यंग लिखा। पिछले दिनों भाई साहब हद हो गई, टेलर के पास मात्र 3 मीटर का कपड़ा लेकर के पहुंची, बोली टेलर मास्टर मेरे 7 जोड़ी ड्रेस बना दो। टेलर ने कपड़ा नापा 3 मीटर, माथा पकड़ के बैठ गया। बोले क्या सोच रही हो, क्या इतने कपड़े में 7 जोड़ी ड्रेस नहीं बनेंगे? टेलर मुझ जैसा हाजिर जवाब था, बोले नहीं मैडम, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि 7 जोड़ी ड्रेस बनाने के बाद जो कपड़ा बचेगा उसका क्या करना। तब व्यंग पढ़ता हूँ, अंतिम व्यंग देता हूँ मित्रों। स्वप्न के माध्यम से व्यंग देखें कि कल रात स्वप्न में हम इंद्रलोक जा पहुंचे। कल रात स्वप्न में हम इंद्रलोक जा पहुंचे तो वहां उर्वशी, मेनका, रंभा, नदारद और मल्लिका शेरावत के लग रहे थे। और मल्लिका शेरावत के लग रहे थे ठुमके, देह पर नाके बराबर वस्त्र और देवता देखने में मस्त। देह पर नाके बराबर वस्त्र और देवता देखने में मस्त। और कामदेव की मस्ती का तो क्या कहना, गाँव के कजरारे मित्रों, ये साहित्य नहीं था हमारे हिंदुस्तान का कि कामदेव की मस्ती का भी क्या कहना। गाँव के कजरारे के निकाले काले नैना, कभी वहाँ 2 पल से शाम हुई तो एक तरफ मुन्नी बदनाम हुई, दूसरी तरफ सामने आई क्यों ही शीला की जवानी, तो वहाँ बैठे कुछ देवताओं की आंखों में आ गया, आ गया पानी। पानी आते ही वहाँ बैठा गुरु बदला, गुरु का शिष्य बदला, साथ ही मेरे स्वप्न का परिदृश्य बदला। परिदृश्य बदलते ही अज्ञानी बदल गए, ज्ञानवान बदल गए, और तो और इंद्र भगवान बदल गए, और इंद्र भगवान बदल गए, और वे धृतराष्ट्र बनकर हस्तिनापुर का गौरव बन गए। मल्लिका द्रौपदी बन गई, देवता गौरव बन गए। मल्लिका द्रौपदी बन गई, देवता कौरव बन गए। और दुशासन उस द्रौपदी को खींचकर दरबार में लाया, उसे देखते ही दुर्योधन चिल्लाया, उसने हमारे खानदान की बेइज्जती की, लिहाजा इसकी इज्जत का भी तमाशा बना दो, और इसकी बेइज्जती तो बस इसी में होगी कि इसे एक सुंदर साड़ी पहना। अरे इसका चीरहरण तो इसमें होगा कि इसे एक सुंदर साड़ी पहना दो। यह सुनकर दुशासन एक सुंदर बनारसी साड़ी लाया। जैसे ही उसने उसे पहनाया, उसके हृदय में उथल पुथल होने लगी और वह चीख चीख कर रोने लगी, मुझे यूं ही रहने दो, मुझे ये साड़ी मत पहनाओ। अरे कन्हैया तुम कहाँ हुआ करते? अरे कन्हैया तुम कहाँ हो, आकर इज्जत बचाओ। और उसकी
पुकार सुनकर उस जेएनयू से उस कन्हैया कुमार ने दौड़ लगाई। उसकी पुकार सुनकर जेएनयू के उस कन्हैया कुमार ने दौड़ लगाई। उसकी देह से साड़ी हटाई, उसकी इज्जत बचाई, तब उसकी जान में जान आई। वो बोली, कन्हैया यदि आज तुम उस कन्हैया की तरह समय से मेरी सुध ना लेते तो ये लोग तो मुझे साड़ी ही पहना देते, तो ये लोग तो मुझे साड़ी ही पहना देते। और यदि आज मेरे साथ साड़ी का झंझट हो जाता तो मेरा तो कैरियर ही चौपट हो जाता। मित्रों, कैरियर की चिंता है।